गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। आप लोगों का स्वागत है इनिशिएटिव ऑफ सक्सेस स्टडी चैनल पर। आज हम लोग प्राचीन भारतीय इतिहास का टॉपिक है मौर्य काल, जिसका कि फर्स्ट सेकंड पार्ट आप लोग कर चुके हैं। आज हम लोग थर्ड पार्ट से संबंधित इम्पोर्टेंट सीरीज़ देखेंगे, जो कि आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट और अच्छे क्वेश्चंस का संग्रह किया गया है। आइए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आप लोग क्वेश्चंस देखिए और इन्हें सॉल्व करिए, और साथ साथ आप अपने आंसर जो है अपने नोटबुक पे लिखते हुए चला करिए, ताकि आप बाद में अपना एनालिसिस कर सकें। ओके स्टूडेंट, चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 है, सांप्रदायिक सद्भाव को बढ़ावा देने के लिए अशोक ने लोगों से क्या अनुरोध किया? ऑप्शन ए, अपने धर्मों के केवल अत्यावश्यक नियमों का ही पालन करें, न कि अनावश्यक नियमों का। ऑप्शन बी है, अपने पंथ की स्तुति तथा दूसरे के पंथ की निंदा न करना। थर्ड ऑप्शन है, सभी धर्म के साथ सामंजस्य या समन्वय संबंध में बनाए रखना। ऑप्शन डी है, उपर्युक्त सभी। अगेन एक बार आप पहले क्वेश्चन देख लीजिए कि पूछा क्या गया है आपके क्वेश्चन में। एक सेकेंड। आपके क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, देखिए जरा। सांप्रदायिक सद्भाव को बढ़ावा देने के लिए अशोक ने लोगों से क्या अनुरोध किया? तो अशोक ने अपने धर्मों के केवल अत्यावश्यक नियमों का ही पालन करें, न कि आवश्यक नियमों का। एक तो ये अनुरोध किया, फर्स्ट नंबर। और सेकंड है, अपने पंथ की स्तुति तथा दूसरे पंथ की निंदा न करने की बात कही है। और थर्ड है ऑप्शन, सभी धर्म के साथ सामंजस्य समन्वय संबंध में बनाए रखना, ये कहा गया है। इस तरह से ऑप्शन डी सही है, उपर्युक्त सभी कथन सत्य हैं। ठीक है, सभी कथन सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या है, अशोक का धम्म एक धार्मिक नीति नहीं अपितु एक लौकिक या धर्मनिरपेक्ष और अवधारणा था। इस विचार के समर्थन में सर्वाधिक प्रभावशाली तर्क क्या है? अगेन एक बार क्वेश्चन रिपीट करते देख लीजिए। अशोक का धम्म एक धार्मिक नीति नहीं अपितु एक लौकिक या धर्मनिरपेक्ष अवधारणा थी। इस विचार के समर्थन में सर्वाधिक प्रभावशाली तर्क क्या है? ऑप्शन ए, धम्म महापात्रों की नियुक्ति। ऑप्शन बी है, सम्राट द्वारा वृद्ध जनों का सम्मान करने के संबंध में बार बार आग्रह। ऑप्शन सी है, परिवार के महत्व पे बल देना। ऑप्शन डी है, सभी पंथों के साथ सामंजस्य या समन्वय बनाए रखने पर बल। तो इसमें से क्या सही है? देखिए, अशोक का धम्म एक धार्मिक नीति नहीं है अपितु एक लौकिक या धर्मनिरपेक्ष अवधारणा थी। इस विचार के समर्थन में सर्वाधिक पूछा गया है कि सर्वाधिक प्रभावशाली तर्क क्या है। तो सर्वाधिक प्रभावशाली तर्क होगा धम्म महापात्रों की नियुक्ति। ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। देखिए थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या है, अशोक द्वारा नियुक्ति धम्म महापात्रों या धर्म महामंत्रों को निम्नलिखित कौन सा कार्य सौंपा गया था? ऑप्शन ए, न्याय प्रशासन में अधिकारों के दुरुपयोग को रोकना। ऑप्शन बी है, धर्म प्रचार के द्वारा समाज का नैतिक उत्थान। ऑप्शन सी है, राज्य के कल्याणकारी कार्यों का प्रबंध। ऑप्शन डी है, उपर्युक्त सभी। तो अशोक द्वारा नियुक्त धर्म महामंत्रों को निम्नलिखित कौन सा कार्य सौंपा गया था? तो सभी कार्य सौंपे गए थे। इसमें आंसर जो होगा उपर्युक्त सभी हो जाएगा। ठीक है, डी ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 4 नंबर क्वेश्चन देखिए। धम्म की असफलता के लिए निम्नलिखित कौन सा कारण उत्तरदायी नहीं था?
ऑप्शन ए अशोक के अत्यधिक उत्साह के कारण धम्म के विरोध में प्रतिक्रिया का जन्म हुआ। ऑप्शन बी है जिन उद्देश्यों को लेकर धम्म की उद्घोषणा की गई उसका समाधान करने में वो विफल रहा। ऑप्शन सी है धम्म द्वारा प्रस्तावित समाधान बड़े अनुपयुक्त थे क्योंकि समस्याओं का मूल कारण समकालीन सामाजिक व्यवस्था थी। ऑप्शन डी है ये एक अत्यधिक आदर्शवादी अवधारणा थी जिसके माध्यम से सामाजिक और सांप्रदायिक बाधाओं को दूर नहीं किया जा सकता था। तो इसका क्या हो जाएगा आंसर? देखिए क्या था क्वेश्चन, एक बार देख लीजिए कि धम्म की असफलता के निम्नलिखित कौन सा कारण उत्तरदायी नहीं था। तो जो कारण उत्तरदायी नहीं था वो है ऑप्शन डी। देखिए क्या है ऑप्शन डी में, यह एक अत्यधिक आदर्शवादी अवधारणा थी जिसके माध्यम से सामाजिक और सांप्रदायिक बाधाओं को दूर नहीं किया जा सकता था। ठीक है, इस तरह से आपका आंसर जो सही होगा वो होगा ऑप्शन डी। ठीक है, यह एक अत्यधिक आदर्शवादी अवधारणा थी जिसके माध्यम से सामाजिक और सांप्रदायिक बाधाओं को दूर नहीं किया जा सकता था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या है देखिए, अशोक के राज्याभिषेक के कितने वर्ष उपरांत कलिंग युद्ध हुआ था? क्या है क्वेश्चन, अशोक के राज्याभिषेक के कितने वर्ष उपरांत कलिंग युद्ध हुआ था? ऑप्शन ए प्रथम, ऑप्शन बी 5वें, ऑप्शन सी है 8वें, ऑप्शन डी है 13वें। तो इसका क्या आंसर सही होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी 8वें। अशोक के राज्याभिषेक के 8वें वर्ष उपरांत कलिंग युद्ध हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 6 नंबर क्वेश्चन, अशोक द्वारा बौद्ध धर्म अंगीकार करने के संबंध में निम्नलिखित किस कथन को समानतः सही माना जाता है? ऑप्शन ए कलिंग युद्ध के शीघ्र बाद उसने आकस्मिक रूप से बौद्ध धर्म अंगीकार कर लिया था। ऑप्शन बी अशोक ने कभी भी बौद्ध धर्म को नहीं अपनाया, उसने धम्म के अपने सिद्धांत का परिवर्तन करने के लिए उसके केवल कुछ आदर्शों को ही ग्रहण किया था। ऑप्शन सी है उसके द्वारा बौद्ध धर्म अंगीकार करना एक क्रमिक प्रक्रिया थी। ऑप्शन डी उसने बौद्ध धर्म को उपगुप्त के प्रभाव से अंगीकार किया था। तो इसमें क्या आंसर सही होगा उसका? क्वेश्चन एक बार फिर से देख लीजिए, अशोक द्वारा बौद्ध धर्म अंगीकार करने के संबंध में निम्नलिखित किस कथन को सामान्यतः सही माना जाता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। देखिए ऑप्शन सी सही है, उसके द्वारा जो है बौद्ध धर्म अंगीकार करना एक क्रमिक प्रक्रिया थी। ठीक है, क्या था? उसके द्वारा बौद्ध धर्म अंगीकार करना एक क्रमिक प्रक्रिया थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अपने राज्यारोहण के कितने वर्षों बाद अशोक ने बोधि वृक्ष के पवित्र दर्शन करने के लिए बोध गया की तीर्थ यात्रा की थी? ऑप्शन ए 10 वर्ष, ऑप्शन बी 15 वर्ष, ऑप्शन सी 17 वर्ष, ऑप्शन डी 20 वर्ष। अगेन क्वेश्चन रिपीट करते देख लीजिए, अपने राज्यारोहण के कितने वर्षों बाद अशोक ने बोधि वृक्ष के पवित्र दर्शन करने के लिए बोध गया की तीर्थ यात्रा की थी? क्वेश्चन समझ आ गया आप लोगों को? नहीं समझ आया तो एक बार फिर से क्वेश्चन को देखिए, अपने राज्यारोहण के अशोक ने अपने राज्यारोहण के कितने वर्षों बाद अशोक ने बोधि वृक्ष के पवित्र दर्शन के लिए बोध गया की तीर्थ यात्रा की? तो 20 वर्ष बाद। ठीक है, 20 वर्ष बाद। ठीक है, डी ऑप्शन आपका आंसर होगा। ठीक है, 20 वर्ष बाद जो है अशोक ने बोधि वृक्ष के पवित्र दर्शन करने के लिए बोध गया की तीर्थ यात्रा की थी अपने राज्यारोहण के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन क्या है, अशोक द्वारा बुलाई गई तृतीय बौद्ध संगीति का प्रमुख योगदान क्या था? ऑप्शन ए उसने बौद्ध संघ को भिन्न मतावलंबियों या बौद्ध संघ को विघटनकारी तथ्यों से मुक्त किया।
ऑप्शन बी है इस संगीति के अध्यक्ष थे मोगलीपुत्र तिस्य द्वारा कथावस्तु का संकलन किया गया। ऑप्शन सी है इसमें भारत के विभिन्न भागों तथा विदेशों में बौद्ध धर्म प्रचारकों को भेजने का निर्णय किया गया। और ऑप्शन डी है उपर्युक्त सभी। क्वेश्चन एक बार फिर से देख लीजिए। अशोक द्वारा बुलाई गई तृतीय बौद्ध संगीति का प्रमुख योगदान क्या था? तो ऑप्शन देखिए, पहला योगदान था उसका कि उसने बौद्ध संघ को भिन्न मतावलंबियों या बौद्ध संघ को विघटनकारी तत्वों से मुक्त किया। और बी, इस संगीति के अध्यक्ष मोगलीपुत्र तिस्य द्वारा कथावस्तु का संकलन किया गया। ऑप्शन सी है इसमें भारत के विभिन्न भागों तथा विदेशों में बौद्ध धर्म प्रचारकों को भेजने का निर्णय किया गया। तो इस तरह से आपका ऑप्शन जो सही आंसर है वो है डी, यानी उपर्युक्त सभी सही हैं। ठीक है, डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। देखिए 9 नंबर क्वेश्चन। बौद्ध धर्म को बढ़ावा और संरक्षण देने के लिए अशोक ने निम्नलिखित कौन सा उपाय नहीं किया था? ऑप्शन ए, उसने महात्मा बुद्ध के जन्म स्थल में स्मृति स्तंभ प्रतिस्थापित किया। ऑप्शन बी है लुम्बिनी को धार्मिक कर से मुक्त कर दिया गया तथा वहां लगान कम करके उपज का केवल 8वां भाग कर दिया गया। ऑप्शन सी है उसने अशोकाराम विहार से हजारों विघटनकारी भिक्षुओं को बहिष्कृत कर दिया गया। ऑप्शन डी है उसने भिक्षु और भिक्षुणियों के कल्याण के लिए व्यक्तिगत रूप से रुचि थी। ठीक है, इसमें क्या आंसर सही होगा? देखिए, बौद्ध धर्म को बढ़ावा और संरक्षण देने के लिए अशोक ने निम्नलिखित में से कौन सा उपाय नहीं किया था? तो जो उपाय उसने नहीं किया था वो है ऑप्शन डी, उसने भिक्षु और भिक्षुणियों के कल्याण के लिए व्यक्तिगत रूप से रुचि थी। तो ये ऑप्शन सही नहीं है, बाकी के सभी ऑप्शन ठीक है। ठीक है, आपका आंसर डी ही होगा। ठीक है, आपका आंसर डी है क्योंकि आपका क्वेश्चन पूछा गया कि कौन सा उपाय नहीं किया था अशोक ने, तो डी नहीं किया था और बाकी के सभी ऑप्शन करेक्ट है। उसने महात्मा बुद्ध के जन्म स्थल में स्मृति स्तंभ प्रतिस्थापित किया था, ये भी ठीक है। और लुम्बिनी को धार्मिक कर से मुक्त कर दिया गया तथा वहाँ लगान कम करके उपज का केवल 8वां भाग कर दिया गया, ये भी ठीक है। और ऑप्शन सी है कि उसने अशोकाराम बिहार से हजारों विघटनकारी भिक्षुओं को बहिष्कृत कर दिया गया था, तो ये भी ठीक है। लेकिन डी ऑप्शन जो कि आपका आंसर है, उसने भिक्षु और भिक्षुणियों के कल्याण के लिए व्यक्तिगत रूप से रुचि थी, तो यह बात सत्य नहीं है और यही आपका आंसर है। डी ऑप्शन आपका आंसर होगा। ठीक है, देख लीजिए क्वेश्चन क्या है कि बौद्ध धर्म को बढ़ावा और संरक्षण देने के लिए अशोक ने कौन सा उपाय नहीं किया था? तो डी ही नहीं किया था, उसने भिक्षु और भिक्षुणियों के कल्याण के लिए व्यक्तिगत रूप से रुचि नहीं ली थी। 10 नंबर क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित किस शिलालेख में अशोक ने यह संदेश दिया था कि जो कोई भी भिक्षु या भिक्षुणी संघ में विघटन का प्रयास करेगा उसे श्वेत वस्त्र पहनाकर संघ से बहिष्कृत कर दिया जाएगा? अगेन क्वेश्चन रिपीट करते हैं, देख लीजिए आप लोग। निम्नलिखित किस शिलालेख में अशोक ने यह संदेश दिया था कि जो कोई भी भिक्षु या भिक्षुणी संघ में विघटन का प्रयास करेगा उसे श्वेत वस्त्र पहनाकर संघ से बहिष्कृत कर दिया जाएगा? ऑप्शन ए सारनाथ शिलालेख, ऑप्शन बी कौशाम्बी शिलालेख, ऑप्शन सी है सांची शिलालेख, ऑप्शन डी है रानी की राजाज्ञा शिलालेख। तो इसका क्या होगा आंसर? इसका ऑप्शन डी करेक्ट होगा, रानी की राजाज्ञा शिलालेख। ठीक है, डी ऑप्शन करेक्ट हो रहा है, रानी की राजाज्ञा शिलालेख है। ठीक है, इसी में कहा गया अशोक ने संदेश दिया था कि जो कोई भी भिक्षु या भिक्षुणी संघ में विघटन का प्रयास करेगा उसे श्वेत वस्त्र पहनाकर संघ से बहिष्कृत कर दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अशोक के शिलालेख में उल्लिखित उसके परिवार के सदस्य थे? ऑप्शन ए उसकी दूसरी पत्नी कारुआ की, ऑप्शन बी है उसका पुत्र तीवर, ऑप्शन सी है उसकी पत्नी
असंमित्रा, ऑप्शन डी है उसकी पुत्री संघमित्रा। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा अशोक के शिलालेख में उल्लिखित उसके परिवार के सदस्य थे उसकी दूसरी पत्नी कारुआकी। ठीक है, बी ऑप्शन करेक्ट होगा, उसकी दूसरी पत्नी कारुआकी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। बौद्ध धर्म अंगीकार कर लेने तथा धम्म विजय की अवधारणा के बावजूद अशोक पूर्ण शांतिवादी नहीं था, निम्नलिखित में से किससे इस मत की पुष्टि नहीं होती है? ऑप्शन ए, उसे कलिंग युद्ध के कारण हुई क्षति का गहरा दुख हुआ, लेकिन उसने भी विजित प्रदेश का परित्याग नहीं किया। ऑप्शन बी है, कलिंग विजय के उपरांत अशोक ने अपनी दक्षिणी विजयों को सुदृढ़ रूप प्रदान किया। ऑप्शन सी है, उपद्रवी आटविक जनजातियों से निपटने के लिए उसने उनके विरुद्ध बल प्रयोग करने की संभावनाओं को स्पष्टता व्यक्त किया। ऑप्शन डी है, उसने मृत्युदंड को समाप्त नहीं किया तथा मृत्युदंड प्राप्त अपराधियों के प्राणदंड को कुछ समय के लिए विलंबित मात्र किया था। तो क्या होगा इसका आंसर? क्वेश्चन एक बार फिर से रिपीट करते हैं। पहले क्वेश्चन देखिए कि बौद्ध धर्म अंगीकार कर लेने तथा धम्म विजय की अवधारणा के बावजूद अशोक पूर्ण शांतिवादी नहीं था, लेकिन निम्नलिखित में से इसमें किससे इस मत की पुष्टि नहीं होती है? तो देखिए पहले इसमें किस मत से जो है इसकी पुष्टि नहीं होती है। तो इसका आंसर क्या होगा? देखिए आप लोग, इसका आंसर हो जाएगा बी, कलिंग विजय के उपरांत अशोक ने अपने दक्षिणी विजयों को सुदृढ़ रूप प्रदान किया था, इससे जो है पुष्टि नहीं होती। बी ऑप्शन जो है आपका आंसर है। ठीक है, और आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। थर्टी नंबर क्वेश्चन देखिए। भारतीय राजतंत्र एवं संस्कृति के प्रति अशोक ने कौन सा योगदान प्रदान नहीं किया था? ऑप्शन ए है, देश का राजनीतिक तथा सांस्कृतिक एकीकरण। ऑप्शन बी है, धार्मिक सहिष्णुता और सांप्रदायिक सद्भावना का संवर्धन। ऑप्शन सी है, बड़े और छोटे राज्यों के बीच समानता के सिद्धांत पर आधारित समझौतावादी विदेशी नीति। ऑप्शन डी है, आपराधिक न्याय व्यवस्था या दंड संहिता में सुधार तथा सामाजिक व्यवस्था में क्रांतिकारी परिवर्तन। तो एक बार क्वेश्चन पहले देखिए फिर से आप लोग कि भारतीय राजतंत्र एवं संस्कृति के प्रति अशोक ने कौन सा योगदान प्रदान नहीं किया था? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, आपराधिक न्याय व्यवस्था या दंड संहिता में सुधार तथा सामाजिक व्यवस्था में क्रांतिकारी परिवर्तन का सुधार अशोक ने नहीं किया था। ठीक है, डी ऑप्शन आपका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 14 नंबर क्वेश्चन देखिए। अशोक द्वारा प्रसारित शिलालेखों अभिलेखों को निम्नलिखित में से किस एक श्रेणी में विभाजित नहीं किया जा सकता? ऑप्शन ए देखिए, ऑप्शन ए है, प्रजा के लिए प्रसारित की गई सार्वजनिक उद्घोषणाएं। बी है, संघ को दिए गए व्यक्तिगत उपदेश। ऑप्शन सी है, बौद्ध दर्शन तथा दैनिक जीवन में उसकी प्रासंगिकता को स्पष्ट करने वाली उद्घोषणाएं। ऑप्शन डी है, धम्म के प्रचार के लिए प्रसारित धम्म लेख। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा, पहले क्वेश्चन एक बार फिर से देखिए। अशोक द्वारा प्रसारित शिलालेखों को निम्नलिखित में से किस एक श्रेणी में विभाजित नहीं किया जा सकता? तो इसका ऑप्शन सी सही होगा, बौद्ध दर्शन तथा दैनिक जीवन में उसकी प्रासंगिकता को स्पष्ट करने वाली उद्घोषणाएं। ठीक है, सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से किस शिलालेख या अभिलेखों का बौद्ध संघ से संबंध नहीं है? ऑप्शन ए, कंधार अभिलेख। ऑप्शन बी है, भाब्रू शिलालेख। ऑप्शन सी है, संघ विघटन रोधी अभिलेख। और ऑप्शन डी है, निकाली सागर अभिलेख। तो इसका आंसर क्या सही होगा? देखें आप लोग, कौन सा अभिलेख है, शिलालेख है जिसका बौद्ध संघ से संबंध नहीं है? तो ये है कंधार शिलालेख। ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है। इसका संबंध जो है शिलालेख अभिलेखों का बौद्ध संघ से संबंध नहीं है, तो कंधार अभिलेख है जिसका कि बौद्ध संघ से संबंध नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए।
अशोक के किस शिलालेख से युद्ध और हिंसा के कारण जनित उसके अंतर्मन की व्यथा प्रकट होती है? ऑप्शन ए धौली और जौगढ़, ऑप्शन बी है शाहबाज गढ़ी और सुपारा, ऑप्शन सी है मास्की और भाबरू, ऑप्शन डी है मानसेहरा और गिरनार। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? अशोक के किस शिलालेख से युद्ध और हिंसा के कारण जनित उसके अंतर्मन की व्यथा प्रकट होती है? तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन ए, ऑप्शन आपका हो जाएगा धौली और जौगढ़। ठीक है, ए ऑप्शन आपका आंसर होगा धौली और जौगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित किस शिलालेख या अभिलेख में अशोक बौद्ध धर्म में अपना विश्वास प्रकट करता है? क्या है क्वेश्चन कि निम्नलिखित किस शिलालेख या अभिलेख में अशोक बौद्ध धर्म में अपना विश्वास प्रकट करता है? ऑप्शन ए है संघ विघटनकारी अभिलेख, ऑप्शन बी है भाब्रू शिलालेख, ऑप्शन सी है कंधार अभिलेख और ऑप्शन डी है रुमिनदेई अभिलेख। तो किस अभिलेख में अशोक बौद्ध धर्म में अपना विश्वास प्रकट करता है? तो ये हो जाएगा आपका बी ऑप्शन करेक्ट है, भाब्रू शिलालेख। ठीक है, इसमें अशोक अपने बौद्ध धर्म में अपना विश्वास प्रकट करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये देखिए 80 नंबर क्वेश्चन। क्या है 80 नंबर क्वेश्चन कि अशोक द्वारा प्रसारित प्रथम बृहद शिलालेख का विषय क्या था? ऑप्शन ए देखिए पशु बलि तथा उत्सव समारोह और समाजों या हर्ष उत्सव का निषेध, ऑप्शन बी जनता के लाभार्थ किए गए सामाजिक कल्याणकारी कार्य, ऑप्शन सी है ब्राह्मणों और श्रमणों के प्रति उदारता, ऑप्शन डी है बोध गया की यात्रा। तो अशोक द्वारा प्रसारित प्रथम बृहद शिलालेख का विषय क्या था? तो प्रथम शिलालेख का विषय था पशु बलि तथा उत्सव समारोहों, समाजों या हर्ष उत्सवों का निषेध। ठीक है, ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित किस बृहद शिलालेख में अशोक पहली बार धम्म महामात्र नामक अधिकारी का उल्लेख करता है? ऑप्शन ए द्वितीय शिलालेख, ऑप्शन बी है तृतीय शिलालेख, ऑप्शन सी है चतुर्थ शिलालेख और ऑप्शन डी है आपका पंचम शिलालेख। किस बृहद शिलालेख में अशोक पहली बार धम्म महामात्र नामक अधिकारी का उल्लेख करता है? तो ये है आपका पंचम शिलालेख। ठीक है, आपका डी ऑप्शन करेक्ट होगा, पंचम शिलालेख में उल्लेख करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या है, अशोक के किस बृहद शिलालेख में उसके इस प्रसिद्ध घोषणा का उल्लेख मिलता है कि हर समय चाहे मैं भोजन कर रहा हूँ या महिलाओं के अंतःपुर में हूँ या अपने अंतः प्रकोष्ठ में या पशुशाला या अपने वाहन अथवा उद्यान में हूँ, जहाँ कहीं भी मैं हूँ, मेरे महामात्र मुझे सर्वत्र जन कार्यों के बारे में सूचित करें? ऑप्शन ए द्वितीय शिलालेख, ऑप्शन बी है चतुर्थ शिलालेख, ऑप्शन सी है षष्ठ शिलालेख और ऑप्शन डी है अष्टम शिलालेख। तो किस में कहा था अशोक ने कि हर समय चाहे मैं भोजन कर रहा हूँ या महिलाओं के अंतःपुर में हूँ या अपने अंतः प्रकोष्ठ में या पशुपालशाला या अपने वाहन अथवा उद्यान में हूँ, जहाँ कहीं भी मैं हूँ, मेरे महामात्र जो है मुझे सर्वत्र जन कार्यों के बारे में सूचित करेंगे। ऐसा अशोक ने किस बृहद शिलालेख में कहा था? तो ऐसा अशोक ने कहा था षष्ठ शिलालेख में। ठीक है, किस में कहा था? षष्ठ शिलालेख में। सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्या है क्वेश्चन, 13वां शिलालेख जो पृथक शिलालेख के रूप में भी प्रसिद्ध है क्योंकि यह अन्यत्र नहीं मिलता को अशोक के इतिहास का एक अति महत्वपूर्ण अभिलेख में माना जाता है, क्योंकि ऑप्शन ए इसमें कलिंग युद्ध के कारण होने वाली हानि पर उसके दुख तथा पश्चाताप को व्यक्त किया गया है, ऑप्शन बी है इसमें युद्ध और हिंसा द्वारा विजय की अपेक्षा धम्म विजय की नवीन आदर्श विचारधारा का उल्लेख है, ऑप्शन सी है ये 14 बृहद शिलालेखों में से सबसे बड़ा है और इसे सार कथन के रूप में लिखा गया है, ऑप्शन डी है उपर्युक्त सभी।
क्या है अगेन क्वेश्चन देखिए। 13वां शिलालेख जो पृथक शिलालेख के रूप में भी प्रसिद्ध है क्योंकि ये अन्यत्र नहीं मिलता, को अशोक के इतिहास का एक अति महत्वपूर्ण अभिलेख में माना जाता है क्योंकि इसमें कलिंग युद्ध के कारण होने वाली हानि पर उसके दुख तथा पश्चाताप को व्यक्त किया गया। सही है। इसमें युद्ध और हिंसा द्वारा विजय की अपेक्षा धम्म विजय की नवीन आदर्श विचारधारा का उल्लेख है, ये भी सही है। और यह 14 बृहद शिलालेखों में सबसे बड़ा और इसे सार कथन के रूप में लिखा गया, ये भी सही है। इस तरह से आपका आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी, डी ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। शिलालेखों की तुलना में स्तंभ लेख के संदेश सर्वाधिक महत्वपूर्ण अंतर क्या है? ऑप्शन ए देखिए। ऑप्शन ए है स्तंभ शिलालेखों में सामाजिक कल्याणकारी कार्यों पर विशेष बल दिया गया। ऑप्शन बी है स्तंभ लेखों में धर्म के बारे में कट्टरपंथी धर्मांधता और अहंकारोन्माद का संकेत मिला। ऑप्शन सी क्या है? स्तंभ लेख मुख्यतः धर्म के नैतिक पक्षों और बौद्ध धर्म के प्रति अशोक के लगाव के प्रति समर्पित है। ऑप्शन डी है शिलालेख सामान्य जनता को संबोधित है और स्तंभ लेख बौद्ध संघ को संबोधित है। तो इसमें क्या आंसर सही हो जाएगा? एक बार फिर से क्वेश्चन देखिए। शिलालेखों की तुलना में स्तंभ लेख के संदेश सर्वाधिक महत्वपूर्ण अंतर क्या है? शिलालेखों की तुलना में स्तंभ लेख के संदेश में सर्वाधिक महत्वपूर्ण अंतर क्या है? तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट होगा। बी ऑप्शन देखिए, स्तंभ लेखों में धर्म के बारे में कट्टरपंथी धर्मांधता और अहंकारोन्माद का संकेत मिला है। ठीक है, बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 23 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित किस अभिलेख में यह घोषणा की गई है कि सभी मनुष्य मेरी संतान की भांति हैं? ऑप्शन ए 5वां बृहद शिलालेख, ऑप्शन बी है 6ठा स्तंभ लेख, ऑप्शन सी है प्रथम कलिंग शिलालेख, ऑप्शन डी है द्वितीय पृथक कलिंग शिलालेख। तो इसमें क्या आंसर सही होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी प्रथम कलिंग शिलालेख। सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, प्रथम कलिंग शिलालेख में क्या घोषणा की गई कि सभी मनुष्य मेरी संतान की भांति हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अशोक के शिलालेखों अभिलेखों से निम्नलिखित में से किस तथ्य की जानकारी प्राप्त नहीं होती? ऑप्शन ए समकालीन सांप्रदायिक और धार्मिक संघर्ष की, ऑप्शन बी अशोक के अंतर्मन की जानकारी, ऑप्शन सी है अशोक द्वारा शुरू किए गए प्रशासनिक सुधार, और ऑप्शन डी है उस समकालीन लोगों के सामाजिक, धार्मिक और आर्थिक जीवन के बारे में। तो देखिए, अशोक के शिलालेख अभिलेख से निम्नलिखित में से किस तथ्य की जानकारी नहीं होती है? तो क्वेश्चन यहाँ ध्यान से पढ़ा करिए, नहीं होती है पूछा गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अशोक द्वारा शुरू किए गए प्रशासनिक सुधार की जानकारी नहीं होती है। ठीक है, अभिलेख से ये सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित किस रूप में अशोक के शिलालेखों से हमें ऐतिहासिक अनुमान लगाने में सहायता नहीं मिलती है? देखिए 25 नंबर क्वेश्चन को। निम्नलिखित किस रूप में अशोक के शिलालेखों से हमें ऐतिहासिक अनुमान लगाने में सहायता नहीं मिलती है? क्या है क्वेश्चन? फिर से देखिए, क्वेश्चन है निम्नलिखित किस रूप में अशोक के शिलालेखों से हमें ऐतिहासिक अनुमान लगाने में सहायता नहीं मिलती है? ऑप्शन ए है मौर्य साम्राज्य की सीमाओं का निर्धारण करने में, ऑप्शन बी है अपने सीमावर्ती देशों के साथ अशोक के संबंधों का अनुमान लगाने में, ऑप्शन सी है कलिंग युद्ध के कारण असैनिक या नागरिकों पर पड़े दुष्परिणामों की, ऑप्शन डी है अशोक के परिवार के सदस्यों के साथ उसके संबंधों के बारे में अनुमान लगाने की। क्वेश्चन अगेन रिपीट करते हैं, पहले देख लीजिए क्वेश्चंस को कि निम्नलिखित किस रूप में अशोक के शिलालेखों से हमें ऐतिहासिक अनुमान लगाने में सहायता नहीं मिलती है? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी,
ऑप्शन डी क्या है, अशोक के परिवार के सदस्यों के साथ उसके संबंधों के बारे में अनुमान लगाने में। ठीक है, डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अशोक ने निम्नलिखित में से किस प्रशासनिक सुधार का क्रियान्वयन नहीं दिया था? ऑप्शन ए, राजा द्वारा राजकीय दौरों, अनुसंधान एवं प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा पंचवर्षीय दौरों, अनुसंधान संबंधी व्यवस्था प्रारंभ करना। ऑप्शन बी है, उसने अपने अधिकारियों के लिए आचार संहिता प्रस्तावित की। ऑप्शन सी है, उसने न्याय, हत्या या अन्यायपूर्ण न्याय व्यवस्था से जनता की रक्षा का प्रयास किया। ऑप्शन डी है, अपने मंत्रियों द्वारा प्रस्तावित दया याचना या दया प्रतिवेदनों के आधार पर अपराधियों की मुक्ति की। तो इसमें अगेन एक बार क्वेश्चन देखिए कि अशोक ने निम्नलिखित में से किस प्रशासनिक सुधार का क्रियान्वयन नहीं दिया था? तो इसका आंसर क्या सही हो जाएगा? पहले तो देख लिए किस किस का दिया था। तो ऑप्शन ए, राजा द्वारा राजकीय दौरों, अनुसंधान एवं प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा पंचवर्षीय दौरों या अनुसंधान संबंधी व्यवस्था प्रारंभ करना। तो इसका क्या क्या था? प्रशासनिक सुधार का क्रियान्वयन किया था। ऑप्शन बी है, उसने अपने अधिकारियों के लिए आचार संहिता प्रस्तावित की, ये भी सही है। और ऑप्शन सी है, उसने न्याय, हत्या या न्याय पूर्ण न्याय व्यवस्था से जनता की रक्षा का प्रयास किया, ये भी ठीक है, सही था। और जो कि आपका आंसर है जिसका उसने क्रियान्वयन नहीं किया था, प्रशासनिक सुधार का क्रियान्वयन नहीं किया था, वो है आपका ऑप्शन डी, अपने मंत्रियों द्वारा प्रस्तावित दया याचना या दया प्रतिवेदनों के आधार पर अपराधियों की मुक्ति। ठीक है, आपका डी ऑप्शन आपका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। किस मौर्य नरेश ने नागार्जुनी पहाड़ियों में गुहा अभिलेख उत्कीर्ण कराए तथा देवा नाम प्रिय के राजकीय उपाधि धारण की थी? क्या है अगेन क्वेश्चन देखिए। किस मौर्य नरेश ने नागार्जुनी पहाड़ियों में गुहा अभिलेख उत्कीर्ण कराए तथा देवा नाम प्रिय के राजकीय उपाधि धारण की थी? ऑप्शन ए अशोक, ऑप्शन बी है दशरथ, ऑप्शन सी है बिंदुसार, ऑप्शन डी है बृहदत्त। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी दशरथ। ठीक है, बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित किस स्रोत के अनुसार अशोक ने अपनी वृद्धावस्था में राज्य सिंहासन का अपने पुत्र संप्रति की पक्ष में परित्याग कर दिया? ऑप्शन ए अशोकावदान, ऑप्शन बी दिव्यावदान, ऑप्शन सी महावंश, ऑप्शन डी गार्गी संहिता। तो किस स्रोत के अनुसार अशोक ने अपनी वृद्धावस्था में राज्य सिंहासन का अपने पुत्र संप्रति की पक्ष में परित्याग कर दिया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी दिव्यावदान। ठीक है, बी ऑप्शन आपका आंसर होगा। ठीक है, दिव्यावदान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भारत का निम्नलिखित कौन वर्तमान प्रांत मौर्य साम्राज्य का अंग नहीं था या नहीं थे? ऑप्शन ए केरल, ऑप्शन बी है तमिलनाडु, ऑप्शन सी है उपर्युक्त ए और बी दोनों, ऑप्शन डी है कश्मीर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा वर्तमान प्रांत मौर्य साम्राज्य का अंग कौन नहीं था? तो इसका आंसर होगा केरल और तमिलनाडु, यानी कि उपर्युक्त ए और बी दोनों। आपका सी आंसर आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, वर्तमान प्रांत मौर्य साम्राज्य का अंग नहीं था, तो वो था केरल और तमिलनाडु दोनों। ठीक है, उपर्युक्त ए और बी दोनों आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन ये देखिए 30 नंबर क्वेश्चन देखिए। मौर्य साम्राज्य के लिए कलिंग विजय की सामरिक एवं आर्थिक दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण थी। इस विचार के समर्थन में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? क्या है क्वेश्चन देख लीजिए एक बार फिर से। मौर्य साम्राज्य के लिए कलिंग की विजय सामरिक एवं आर्थिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण थी। इस विचार के समर्थन में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो ऑप्शन ए है, ये गंगा घाटी से दक्षिण की ओर जाने वाले मार्ग के मध्य में स्थित था। ऑप्शन बी है
ये जो है कलिंग एक शक्तिशाली सामुद्रिक राज्य था। इस कारण मौर्य साम्राज्य के लिए आय का एक सुविधाजनक स्रोत सिद्ध हो सकता था। ऑप्शन सी है, इसकी प्राकृतिक संपदा से समृद्ध एवं उपजाऊ भूमि साम्राज्य की आर्थिक समृद्धि में योगदान प्रकट कर सकती थी। ऑप्शन डी है, क्या है ऑप्शन सी, इसकी प्राकृतिक संपदा से समृद्ध एवं उपजाऊ भूमि साम्राज्य की आर्थिक समृद्धि में योगदान प्रदान कर सकती थी। ऑप्शन डी है, इसके आंध्र एवं बंगाल के मौर्य प्रदेशों के समीप स्थित होने के कारण दक्षिण पूर्व में मौर्य साम्राज्य का अधिक विस्तार हो सकता था। क्या है क्वेश्चन, देखिए पहले फिर से क्वेश्चन है, मौर्य साम्राज्य के लिए कलिंग की विजय सामरिक एवं आर्थिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण थी। इस विचार के समर्थन में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसका कौन सा कथन सही नहीं? इसका कथन सी सही नहीं है। इसकी प्राकृतिक संपदा से समृद्ध एवं उपजाऊ भूमि साम्राज्य की आर्थिक समृद्धि में योगदान प्रदान कर सकती थी। यह ऑप्शन सी सही नहीं है आपका, जो कि आपका आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बाकी के ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित किस स्रोत के अनुसार अशोक के बारे में यह कहा जाता है कि उसने श्रीनगर शहर की स्थापना की थी? ऑप्शन ए बौद्ध परंपरा, ऑप्शन बी जैन परंपरा, ऑप्शन सी तिब्बती परंपरा, ऑप्शन डी कलहड़ की राज तरंगड़ी। ठीक है, क्या आंसर होगा इसमें? आप लोग अपना आंसर नोटबुक पे नोट करते चलिए। मैं बार बार रिपीट करती हूँ, अगर आप लोग एज अ टेस्ट सीरीज़ कार्य कर रहे हैं तो आप लोग अपना आंसर ज़रूर से नोट करें और बाद में एनालिसिस करें कि आप कितने क्वेश्चन कर पा रहे हैं। देखिए इसका आंसर है ऑप्शन डी, कलहड़ की राज तरंगड़ी। ठीक है, कलहड़ की राज तरंगी के बारे में कहा जाता है कि उसने श्रीनगर की स्थापना की थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इस परंपरा के अनुसार अशोक ने 236 ईसा पूर्व में मध्य एशिया में खोतान की यात्रा की थी। ऑप्शन ए तिब्बती परंपरा के अनुसार, ऑप्शन बी बौद्ध परंपरा के अनुसार, ऑप्शन सी जैन परंपरा के अनुसार, ऑप्शन डी चीनी परंपरा के अनुसार। क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्या हो जाएगा इसका आंसर? देखिए ऑप्शन ए, तिब्बती परंपरा के अनुसार अशोक ने 236 ईसा पूर्व में मध्य एशिया में खोतान की यात्रा की थी। किस परंपरा? तिब्बती परंपरा के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस आधार पर यह माना जाता है कि पूर्व में वंग प्रांत आधुनिक बंगाल का एक भाग मौर्य साम्राज्य का एक हिस्सा था? ऑप्शन ए, बंगाल के इस भाग में अशोक के शिलालेख की खोज। ऑप्शन बी, इस क्षेत्र का एक प्रमुख पत्तन ताम्र लिप्ति मौर्य काल का एक अत्यंत महत्वपूर्ण सामुद्रिक केंद्र था। ऑप्शन सी, मेगास्थनीज की इंडिका में चंद्रगुप्त द्वारा इस क्षेत्र की विजय का उल्लेख है। ऑप्शन डी है, बौद्ध परंपराओं के अनुसार अशोक ने बंगाल में बौद्ध धर्म का प्रचार किया था। तो इसमें क्या आंसर सही होगा? एक बार फिर से क्वेश्चन को देखिए आप लोग, किस आधार पर यह माना जाता है कि पूर्व में वंग प्रांत और मौर्य साम्राज्य का एक हिस्सा था, आधुनिक बंगाल का एक भाग मौर्य साम्राज्य का एक हिस्सा था? तो कौन सा था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इस क्षेत्र का एक प्रमुख पत्तन ताम्रलिप्ति मौर्य काल का एक अत्यंत महत्वपूर्ण सामुद्रिक केंद्र था। ठीक है, बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अशोक के साम्राज्य के भौगोलिक विस्तार का निर्धारण करने में निम्नलिखित में से कौन सा स्रोत सहायक नहीं है? ऑप्शन ए, उसके शिलालेखों और स्तंभ लेखों के स्थापना या प्राप्ति स्थल। ऑप्शन बी है, उसके अभिलेखों की विषय वस्तु। ऑप्शन सी है, साहित्यिक और धार्मिक परंपराएं। ऑप्शन टी है, मुद्रा विषयक साक्ष्य। और क्वेश्चन क्या है आपका कि अशोक के साम्राज्य के भौगोलिक विस्तार का निर्धारण करने में कौन सा स्रोत सहायक नहीं था? तो इसमें ऑप्शन डी है, जो मुद्रा विषयक साक्ष्य, ये सहायक नहीं था। बाकी के उसके शिलालेखों और स्तंभ लेखों की स्थापना या प्राप्ति स्थल, उसके शिलालेखों की विषय वस्तु, साहित्यिक और धार्मिक परंपराएं सहायक थी। ठीक है, और जो सहायक नहीं था वो है मुद्रा विषयक साक्ष्य। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
तमिल संस्कृति के प्रति मौर्यों का निम्नलिखित में से क्या योगदान रहा? ऑप्शन ए ब्राह्मी लिपि, ऑप्शन बी प्रस्तर अभिलेखों को उत्कीर्ण कराने की कला, ऑप्शन सी है प्राकृत भाषा, ऑप्शन डी है प्रस्तर शिल्प कला तथा मूर्ति कला। अगेन क्वेश्चन को रिपीट करते हैं, आप लोग देख लीजिए क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है कि तमिल संस्कृति के प्रति मौर्यों का निम्नलिखित में से क्या योगदान रहा? तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर है ब्राह्मी लिपि। ए आंसर आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है श्रीलंका के साथ मौर्यों के संबंधों के बारे में निम्नलिखित कौन सा कथन सत्य नहीं है? ऑप्शन ए महेंद्र और संघमित्रा का श्रीलंका आगमन दोनों देशों के बीच आधिकारिक या शासकीय स्तर पर प्रथम संपर्क था। ऑप्शन बी है श्रीलंका के राजा तिस्स ने देवा नाम प्रिय की उपाधि धारण की और स्वयं अशोक के आदर्शों का अनुसरण करने का प्रयास किया। ऑप्शन सी दोनों देशों के मध्य उपहारों और दूतों का प्रायिक आदान प्रदान हुआ। और ऑप्शन डी है सिंघली राजा तिस्स ने बौद्ध धर्म को स्वीकार किया तथा ऐसा प्रतीत होता है कि उसने इसे राजधर्म बनाया। अगेन क्वेश्चन पहले देखिए आप लोग कि श्रीलंका के साथ मौर्यों के संबंध के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो इसमें जो है आपका ऑप्शन ए जो है ये सत्य नहीं है कि महेंद्र और संघमित्रा का श्रीलंका आगमन दोनों देशों के बीच आधिकारिक या शासकीय स्तर पर प्रथम संपर्क था, ये कथन सत्य नहीं है। बाकी आपका कथन है श्रीलंका के राजा तिस्स ने देवा नाम प्रिय की उपाधि धारण की और वो स्वयं अशोक के आदर्शों का अनुसरण करने का प्रयास किए, ये कथन सत्य है। और सी ऑप्शन देखिए दोनों देशों के मध्य उपहारों और दूतों का प्रायिक आदान प्रदान हुआ, ये भी सही है। और सिंघली राजा तिस्स ने बौद्ध धर्म को स्वीकार किया तथा ऐसा प्रतीत होता है कि उसने इसे राजधर्म भी बनाया, तो ये भी ऑप्शन सही है। जो ऑप्शन आपका सही नहीं है क्योंकि आपके क्वेश्चन में पूछा गया है कि कौन सा कथन सत्य नहीं है मौर्यों के संबंध के बारे में, श्रीलंका के साथ मौर्यों के संबंध के बारे में, तो आपका ए ऑप्शन सत्य नहीं है और आपका ये आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 37 नंबर क्वेश्चन देखिए, स्वास्थ्य सुरक्षा के लिए अशोक द्वारा किए गए सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्य थे। ऑप्शन ए उसने मनुष्यों और पशुओं दोनों के उपचार के लिए औषधालय खोले। ऑप्शन बी उसने औषधीय प्रयोजनों के लिए आवश्यक जड़ी बूटियों तथा वनस्पतियों की खेती करवाई। ऑप्शन सी उपर्युक्त ए और बी दोनों सही हैं। ऑप्शन डी उसने अपने समूचे साम्राज्य में सुरक्षित पेयजल की व्यवस्था की। तो इसमें क्या आंसर सही होगा? इसका आंसर सही होगा, और पहले एक बार क्वेश्चन आप लोग देखिए, स्वास्थ्य रक्षा के लिए अशोक द्वारा किए गए सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्य जो थे उसका आपका आंसर सही हो जाएगा ऑप्शन सी उपर्युक्त ए और बी दोनों, यानी कि उसने मनुष्यों और पशुओं दोनों के उपचार के लिए औषधालय खोले और उसने औषधीय प्रयोजन के लिए आवश्यक जड़ी बूटियों तथा वनस्पतियों की खेती करवाई। इस तरह आपका सी ऑप्शन करेक्ट होगा, ए और बी दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, थर्टी 38 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस यूनानी राजा के पास अशोक ने राजनयिक दूत मंडल मिशन नहीं भेजे थे? ऑप्शन ए है मेसेडोनिया का जेरेक्स, ऑप्शन बी है सीरिया का एंटियोकस द्वितीय थियोस, ऑप्शन सी है मिस्र का टालेमी द्वितीय फिलाडेल्फिया, ऑप्शन डी है मेसिडोनिया का एंटीगोनस गोनाटस। तो इसका आंसर क्या सही होगा? किस यूनानी राजा के पास अशोक ने राजनयिक दूत मंडल मिशन नहीं भेजे थे? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मेसिडोनिया का जेरेक्स। ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अशोक के अभिलेखों की निम्नलिखित किस विदेशी शासक के अभिलेखों के साथ साम्यता की जा सकती है? ऑप्शन ए एंटियोकस द्वितीय, ऑप्शन बी है डेरियस, ऑप्शन सी है टॉलेमी द्वितीय, ऑप्शन डी है एंटीगोनस गोनाटस। तो क्या है क्वेश्चन कि अशोक के अभिलेखों की निम्नलिखित किस विदेशी शासक के अभिलेखों के साथ साम्यता की जा सकती है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी डेरियस। ठीक है, बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 40 नंबर क्वेश्चन क्या है आपका,
हखमानी ईरान तथा मौर्यकालीन भारत के बीच वास्तुकला संबंधी घनिष्ठता का अत्यंत ज्वलंत उदाहरण था। ऑप्शन ए धौली में प्रतिस्थापित प्रस्तर हाथी, ऑप्शन बी है सारनाथ स्तंभ का सिंह शीर्ष, ऑप्शन सी है पाटलिपुत्र का राजप्रसाद और ऑप्शन डी है विभिन्न मौर्यकालीन स्थलों पर पाई गई मिट्टी की पकाई गई वस्तुओं या मृण मूर्तियाँ आदि। क्या हो जाएगा इसका आंसर? देखिए, हखमानी ईरान तथा मौर्यकालीन भारत के बीच वास्तुकला संबंधी घनिष्ठता का अत्यंत ज्वलंत उदाहरण था। तो क्या है इसका ज्वलंत उदाहरण? इसका ऑप्शन सी हो जाएगा उदाहरण, पाटलिपुत्र का राज प्रसाद। सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, सी ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा परवर्ती मौर्य शासक अशोक का उत्तराधिकारी नहीं हुआ? ऑप्शन ए दशरथ, ऑप्शन बी संप्रति, ऑप्शन सी है शालीशुक, ऑप्शन डी है सुभग सेन। क्या है क्वेश्चन? फिर से देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा परवर्ती मौर्य शासक अशोक का उत्तराधिकारी नहीं हुआ? तो इसका आंसर हो जाएगा सुभग सेन। डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अशोक की मृत्यु होने पर मौर्य साम्राज्य संभवतया पश्चिमी और पूर्वी दो भागों में विभाजित हो गया। पश्चिमी भाग में अशोक का उत्तराधिकारी कौन हुआ? ऑप्शन ए कुषाण, ऑप्शन बी है दशरथ, ऑप्शन सी है संप्रति, ऑप्शन डी है बंधु पालित। क्या है क्वेश्चन? अगेन फिर से देखिए, अशोक की मृत्यु होने पर मौर्य साम्राज्य संभवतः पश्चिमी और पूर्वी दो भागों में विभाजित हो गया। पश्चिमी भाग में अशोक का उत्तराधिकारी कौन हुआ? तो इसका आंसर सही होगा ऑप्शन ए कुषाण। ठीक है, कुषाण उत्तराधिकारी हुए। ठीक है, ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किसके अनुसार अशोक का उत्तराधिकारी जालौक था? ऑप्शन ए बौद्ध परंपरा, ऑप्शन बी जैन परंपरा, ऑप्शन सी मत्स्य पुराण, ऑप्शन डी है कलहड़ की राजतरंगड़ी। किसके अनुसार अशोक का उत्तराधिकारी जालौक था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी कलहड़ की राजतरंगड़ी। डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किसने नागार्जुनी पहाड़ियों की गुफाएं आजीविकों को दान में दे दी थी? ऑप्शन ए कुणाल, ऑप्शन बी है दशरथ, ऑप्शन सी है संप्रति और ऑप्शन डी है आपका इंद्रपालित। तो इसका क्या आंसर सही होगा? देखिए, निम्नलिखित में से किसने नागार्जुनी पहाड़ियों की गुफाएं आजीविकों को दान में दे दी थी? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी दशरथ ने। ठीक है, बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 45 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस अंतिम मौर्य शासक की हत्या उसके मुख्य सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने की थी, जिसके बाद में शुंग वंश की स्थापना की थी? ऑप्शन ए संप्रति, ऑप्शन बी देववर्मन, ऑप्शन सी सत्यधनवान, ऑप्शन डी बृहद्रथ। क्या है क्वेश्चन? अगेन देख लीजिए, इनके में से किस अंतिम मौर्य शासक की हत्या उसके मुख्य सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने की थी, जिसके बाद में शुंग वंश की स्थापना की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी बृहद्रथ ने। ठीक है, डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पुराणों के अनुसार संपूर्ण मौर्य वंश का शासन कितने वर्षों तक रहा? ऑप्शन ए 218 वर्ष, ऑप्शन बी है 213, ऑप्शन बी है 137 वर्ष, ऑप्शन सी है 85 वर्ष, ऑप्शन डी है 152 वर्ष। पुराणों के अनुसार संपूर्ण मौर्य वंश का शासन कितने वर्षों तक रहा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 137 वर्षों तक। ठीक है, बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
मौर्य साम्राज्य के पतन और विघटन के लिए उत्तरदायी कारणों में से निम्नलिखित किस कारण की सबसे कम संभावना हो सकती है? ऑप्शन ए, अशोक के बाद निर्बल राजाओं का उत्तराधिकारी होना तथा साम्राज्य का विभाजन। ऑप्शन बी है अशोक की शांतिवादी नीतियों के कारण सैनिक निष्क्रियता। ऑप्शन सी है अशोक की बौद्ध समर्थन नीतियों के विरुद्ध ब्राह्मणों का विद्रोह। ऑप्शन डी है राष्ट्रीय जागरूकता और प्रतिनिधिमूलक संस्थाओं का भाव। क्या है क्वेश्चन कि मौर्य साम्राज्य के पतन और विघटन के लिए उत्तरदायी कारणों में से निम्नलिखित किस कारण की सबसे कम संभावना हो सकती है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, राष्ट्रीय जागरूकता। राष्ट्रीय जागरूकता और प्रतिनिधिमूलक संस्थाओं का भाव। डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। मौर्यों की वित्त व्यवस्था को धीरे धीरे क्षीण करने के लिए निम्नलिखित कौन सा कारण उत्तरदायी नहीं था? ऑप्शन ए, एक विशाल किंतु निष्क्रिय सेना को बनाए रखने के लिए अधिक राजस्व की आवश्यकता। ऑप्शन बी है, एक विशाल अधिकारी तंत्र नौकरशाही को बनाए रखने के लिए अधिकाधिक राजस्व की आवश्यकता। और ऑप्शन सी है, विदेश व्यापार की प्रतिकूल संतुलन। ऑप्शन डी है, अशोक के लोक कल्याणकारी कार्यों के कारण राजकोष पर भयंकर दबाव। क्या है क्वेश्चन कि मौर्यों की वित्त व्यवस्था को धीरे धीरे क्षीण करने के लिए कौन सा कारण उत्तरदायी नहीं था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा इसका सही आंसर, विदेश व्यापार का प्रतिकूल संतुलन। सी ऑप्शन है आपका करेक्ट आंसर। विदेश व्यापार का प्रतिकूल संतुलन मौर्यों की वित्त व्यवस्था को धीरे धीरे छेड़ करने के लिए उत्तरदायी नहीं था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। रिक्त राजकोष की पूर्ति के लिए परवर्ती मौर्य शासकों ने निम्नलिखित में से किस उपाय का सहारा लिया? ऑप्शन ए, करों में वृद्धि। ऑप्शन बी, नए कर लगाना। ऑप्शन सी, सिक्कों का खोटापन। और ऑप्शन डी है निर्यात में वृद्धि। ठीक है, क्वेश्चन क्या है कि रिक्त राजकोष की पूर्ति के लिए परवर्ती मौर्य शासकों ने निम्नलिखित में से किस उपाय का सहारा लिया? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, सिक्कों का खोटापन। ठीक है, सिक्कों का खोटापन। सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अंतिम मौर्य नरेश बृहद्रथ की हत्या करके शुंग वंश की स्थापना करने से पूर्व पुष्यमित्र शुंग क्या था? ऑप्शन ए, मौर्यों का प्रधानमंत्री। ऑप्शन बी है, मौर्यों का सेनापति। या उपर्युक्त ए और बी दोनों सही हैं। ऑप्शन डी है, मौर्यों का सामंत शासक। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? देखिए, इस अंतिम मौर्य नरेश बृहद्रथ की हत्या करके शुंग वंश की स्थापना करने में पूर्व पुष्यमित्र शुंग क्या था? तो वो जो है मौर्यों का सेनापति था। बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। क्या था? मौर्यों का सेनापति था। ठीक है, बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है। और इस तरह से आज का लास्ट क्वेश्चन है, जो कि ये आज के क्लास के आपके बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आप लोग इसे ध्यान से करें और आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, जैसे यूपी पीसीएस है, आरओ है, नेट जेआरएफ, पीजीटी, टीजीटी एंड अन्य वनडे एग्ज़ाम्स के लिए भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, जीआईसी प्रवक्ता के लिए भी। तो आप लोग इसे ध्यान से करिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।